नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में धर्मांतरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हमीरपुर जिले के नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता पहले जालीदार टोपी लगाए नमाज पढ़ते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और अब उनकी पत्नी आरती यज्ञसैनी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके पति का जबरन इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि नायब तहसीलदार समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजस्व अधिकारी की पत्नी ने पुलिस शिकायत में कहा है कि उनके पति आशीष गुप्ता ने इस्लाम धर्म अपना लिया, अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पति ने मौदहा शहर में एक मुस्लिम महिला से शादी कर ली है। रिपोर्ट है कि मौदहा की कचहरिया बाबा मस्जिद में कई दिनों से एक अपरिचित शख्स को नमाज में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देखा जा रहा था। इसको लेकर लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर ये शख्स कौन है। पूछताछ में उस व्यक्ति की पहचान मोहम्मद यूसुफ के रूप में सामने आई। हालांकि लोगों की आगे की जांच से पता चला कि यूसुफ कोई और नहीं बल्कि नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ही थे। बीते दिनों इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में कई दलों ने मांग की कि जल्द से जल्द लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर बात शुरू हो जाए। अब कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी जनवरी के पहले हफ्ते से ही सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर बात शुरू कर देगी। सीट शेयरिंग गठबंधन के बीच बड़ा मुद्दा भी बनता जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की रणनीति है कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है उसे अधिक सीटें दी जाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है तो समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस सम्मानजनक सीटों की मांग करेगी। वहीं छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जातिवादी ट्वीट के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने हिमंता शर्मा के ट्वीट के फोटो को साझा करते हुए लिखा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीते दिनों कहा कि शूद्र का कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है। कांग्रेस ने कहा कि शर्मा की सोच के पीछे बीजेपी है। बीजेपी ये नहीं चाहती कि देश का पिछड़ा, दलित और शोषित वर्ग मजबूत हो, समाज में उन्हें उनका हक और भागीदारी मिल सके। ये है बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक ट्वीट के लिए माफी मांगी है। हालांकि उस ट्वीट को उन्होंने अब डिलीट कर दिया है। डिलीट किए गए ट्वीट में लिखा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। मंगलवार सुबह किए गए इस पोस्ट को हटाने के बाद गुरुवार को उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। गुरुवार को उन्होंने इस बारे में सफाई दी और कहा कि उनकी टीम के मेंबर्स ने हाल में गलत अनुवाद वाली एक पोस्ट डाल दी। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुत्व, समानता, बंधुत्व और न्याय का विरोधी है। विवेक बिंद्रा को लेकर अब कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक और खुलासा किया है। उन्होंने फोटो साझा किए हैं जिसमें विवेक बिंद्रा बीजेपी नेताओं के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें वो जातिवादी बातें कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि शूद्र शासन नहीं कर सकता। इसको ट्वीट कर सुप्रिया सुले ने कहा है ये मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा हैं। कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी को पीटने के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये भाजपा के पोस्टर बॉय हैं, मंत्रियों के खास माने जाते हैं। इनका कहना है कि शूद्रों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, सिस्टम ठप हो जाएगा। समझ गए ना भाजपा के चहेते क्यों हैं। जेडीयू को लेकर लगाए जा रहे कयासों के बीच नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष चुना गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। हालांकि जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर शाम 5 बजे से पहले कोई घोषणा नहीं की जाएगी। इससे पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने त्यागी के हवाले से खबर दी थी कि नीतीश कुमार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए। बता दें, कई दिनों से कहा जा रहा था कि ललन सिंह को इस्तीफा देना होगा और पार्टी की जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार संभालेंगे। हालांकि नीतीश कुमार और ललन सिंह इन खबरों को लगातार टाल रहे थे, लेकिन हुआ वही जो नीतीश ने रच रखा था। दिल्ली में जारी जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक के बीच जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने को लेकर नारे लगा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के नारे हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये नारे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के बाहर लगाए गए हैं। बता दें, बैठक से पहले भी नीतीश के ऐसे पोस्टर्स लगाए गए थे जिनमें उनको पीएम पद का उम्मीदवार बताया गया था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के अगला अध्यक्ष बनने की खबरों पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने ताजा घटनाक्रम पर कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, वो नीतीश जी की एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। नीतीश जी बने या पहले आरसीपी जी थे, उसके पहले श्रद्धेय जॉर्ज साहब थे, कोई नई बात नहीं। वहीं जदयू के बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर पर इस बारे में कोई
बातचीत नहीं हो रही है। राजस्थान में सरकार तो बन गई है, लेकिन अभी तक कैबिनेट नहीं बन पाई है। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर 2023 को आ गए थे। बीजेपी को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री घोषित करने में 12 दिन लग गए। अब 26 दिन बीत चुके हैं। राजस्थान में अभी भी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद नहीं है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का अंतरिम नेता नियुक्त करने के पार्टी के अनुरोध को खारिज कर दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से शुक्रवार को यह जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है। ऐसे में अब संजय सिंह उच्च सदन में आपके नेता बने रहेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने अयोध्या राम मंदिर के 22 जनवरी के उद्घाटन और उसके कुछ दिनों बाद अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन को लेकर कहा है कि दोनों आयोजन 2024 के चुनाव के लिए मंच तैयार करेंगे। शशि थरूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। थरूर ने कहा कि 2024 के लिए मोदी संदेश देना चाहते हैं कि वो एक हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन उन्होंने सवाल किया कि अच्छे दिनों का क्या हुआ। केंद्रीय आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एप्पल का फोन हैक करने की चेतावनी के बारे में सरकार के रुख को लेकर अमेरिकी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने कंपनी से अक्टूबर में जारी हैक को लेकर दी गई चेतावनियों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने में मदद करने को कहा था। चंद्रशेखर ने इस रिपोर्ट को आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित और कोरी कल्पना बताया। इसमें 31 अक्टूबर को एप्पल की अपनी प्रतिक्रिया को छोड़ दिया गया। मिजोरम में अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच सीबीआई से कराने पर लगाई गई रोक हटा ली गई है। राज्य के नए मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने गुरुवार को गजट में प्रकाशित इस निर्णय को पोस्ट करते हुए ऐलान किया। उनके इस ऐलान का मतलब ये हुआ कि सीबीआई अब फिर से मिजोरम में किसी मामले की जांच कर सकती है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मिजोरम सरकार मिजोरम राज्य में अपराधों की सीबीआई जांच पर सहमति देती है। हमारी सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अडिग है। नए साल पर इसरो एक बड़ी खुशखबरी देने वाला है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 जनवरी के पहले सप्ताह में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि 6 जनवरी को आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। यहां से वो सूर्य का अध्ययन शुरू करेगा। ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। कोलोराडो के बाद एक और राज्य मैन ने अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में स्टेट प्राइमरी मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया है। ये निर्णय मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी द्वारा लिया गया है। इससे ये 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले में ट्रंप की भूमिका के लिए प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। हालांकि ट्रंप के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है। इसके साथ ही मेन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक रोक लगा दी गई है। बता दें, ट्रंप को लेकर ये फैसले तब आ रहे हैं जब हाल ही में किए गए सर्वे में ट्रंप 2024 में रिपब्लिकन नामांकन की दौड़ में जनमत सर्वे में बड़े अंतर से आगे हैं। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से पिछड़ सकते हैं। इजरायली सैनिकों ने आखिर गजा में बंधकों को कैसे गोली मार दी थी, इसको लेकर सैन्य जांच में स्थिति साफ की गई। गुरुवार को प्रकाशित एक सैन्य जांच में कहा गया है कि इजरायली सैनिकों ने मदद के लिए पुकार को नजरअंदाज कर दिया था जब वो गलती से कुछ दिन पहले गजा की एक इमारत में घुस गए और 3 बंधकों को मार डाला। जांच में कहा गया है कि सैनिकों ने 10 दिसंबर को हिब्रू में बंधकों को चिल्लाते हुए सुना था, लेकिन इसे हमास के गुर्गों द्वारा उन्हें घात लगाकर हमले करने के लिए लुभाने का आतंकवादियों का प्रयास समझा गया। इसमें कहा गया है कि ये मानते हुए कि इमारत विस्फोटकों से भरी हुई है, सैनिक बाहर निकल गए और भागने की कोशिश कर रहे 5 हमास कार्यकर्ताओं को मार डाला। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।